अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी पहले की है, अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा था, इतने दिन से क्यों वीडियो नहीं आ रही थी, मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ कॉफ़ी बनाने लग गई हूँ मैं, और आलू के पराठे के लिए मेरे पास ये छोटे आलू रखे हैं। तो इन्हीं आलू को मैं अभी उबालने चढ़ा दूँगी एक तरफ, तो ये उबल जाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे इतने। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चढ़ा दी है आलू, हमारी कॉफ़ी रेडी है। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पर ये आलू उबल कर तैयार है, और यहाँ पर मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये सब धो के मैंने साइड में रख लिया था। और अब मैं इसे झरने के लिए रख रही हूँ, ताकि इसमें टोकरी में रखूँगी ये, तो इसमें सब पानी है जो इसका एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही रख रही थी। तो इसके रखने के बाद इसे अभी कटिंग भी करना है। यहाँ पर आलू ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा भी मंगाया था, तो डब्बे में आटा नहीं है, तो मैं अभी इसे फिल ही कर रही हूँ। तो आटा फिल करने के बाद मैं आटा गूंद लेती हूँ। और आटा मैं कैसे गूंद रही हूँ वो भी मैं आपको शायद पूरा शेयर करूँगी, क्योंकि आलू के पराठे में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आटे का ही होता है। तो आटा अगर आप अच्छे से गूंदेंगे, नरम गूंदेंगे, और जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो ट्रिक से गूंदेंगे, तो ना तो आपके हाथ में चोंटेगा आलू का मसाला और ये आटा, और ना ही चकला बेलन पर आपके चिपकेगा। और इतने फुले फुले मज़े के पराठे बनेंगे कि आप खुद एक बार ट्राई करके आप खुद देखिएगा कि मेरी ट्रिक कैसी है। तो मैं तो इसी ट्रिक से बनाती हूँ, मुझे काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि जब आटा चोटने लगता है हाथ में और चकला बेलन में, तो हम काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, और फिर ये पराठे बनाने का हमारा मन नहीं करता है। तो मैं आपके साथ में इजी ट्रिक ही शेयर कर रही हूँ। और साइड में आप कॉफ़ी देख रहे हैं, वो मेहताब बाकी है, उसको पीनी है, इसलिए मैंने वो साइड में उठा कर रखी है कि वो अभी आएगा थोड़ी देर में, तो वो अभी पी लेगा। तो बस अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी फ़िलहाल में भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो भी मेरे थोड़े गले ख़राब है, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमें तेल डालना है मोइन के लिए 4 से 5 चम्मच, और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके आपको डाल देनी है। बस इसी के साथ हम एकदम नरम आटा गूंदेंगे, जितना मतलब आप हैंडल कर पाओ उतना आप नरम आटा गूंदिएगा, ज़्यादा भी नरम मत कर दीजिएगा, ताकि आप आटे को हैंडल ही ना कर पाओ। मैं जितना हैंडल कर पाती हूँ उस हिसाब से मैं अपना आटा गूंद रही हूँ। तो यहाँ अच्छे से मैंने मोइन को चारों तरफ आटे में फैला दिया है, ताकि वो अच्छे से मोइन चारों तरफ हो जाए, और हमारा जो आटा है काफ़ी नरम गूंद कर तैयार हो। तो मैं इसे लगाकर छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए, और उसके बाद में हम आलू को छील लेंगे। यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है कि जो आटा हम गूंदेंगे वो आपको हल्का गुनगुना पानी करके ही आपको गूंदना है। अगर आप आटा ठंडे पानी से गूंदोगे तो वो आटे में ज़्यादा लोच हो जाएगा, और लोच ज़्यादा होने के कारण आपके जो पराठे हैं वो फटेंगे। तो यहाँ पर आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ही ख्याल रखना होता है। इससे आपके पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं, फूले फूले बनते हैं, और आपको बनाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो कहीं हाथों में चोंटता नहीं है, क्योंकि आटा बहुत ही हमारा अच्छे से गूंद कर तैयार हुआ है। तो आप खुद एक बार ट्राई करके मेरे साथ आप शेयर करिएगा कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी। यहाँ पर आटा गूंद कर रेडी है, और इसे थोड़ा सा पानी लगाकर मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो, लेकिन ऑयल मैं इसमें लास्ट में लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू छील रही थी, और आलू छील गए थे, इतने हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि 7 बजे का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड आते हैं, वो आलू के पराठे में मेरी काफ़ी हेल्प कराते हैं, और ऐसी कोई भी मैं आइटम बनाती हूँ उसमें मुझे काफ़ी हेल्प कराते हैं। तो ये जो आलू का जो मसाला है, ज़्यादातर तो आलू के पराठे का मसाला वो ही मुझे तैयार करके देते हैं, क्योंकि वो अपने हाथों से अच्छे से वो आलू को मसल देते हैं, ताकि आलू के पराठे जो है वो हमारे फूलते हैं। बस आपको इसी का ख्याल करना है, आप जितना हो सके इतना आप आलूओं को मैश कर दें, या तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, या तो फिर जितना आप में दम हो ना उतना आप इसे एकदम महीन कर दिए, ताकि आलू के पराठे हमारे कहीं पे से भी फटे ना, और बहुत अच्छे बने। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, जो मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये सब डाल दी है। धनिया पुदीना पहले डाल दिया, हरी मिर्च को मैंने क्रश कर लिया था मिक्सर मशीन में, वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पर कसूरी मेथी भी मैंने क्रश करके डाली है। आलू के पराठे में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है।
और यहाँ पर मैंने नमक डाला है और अदरक लहसुन मैं डालती ही हूँ आलू के पराठे में, काफ़ी मज़े का स्वाद आता है इसमें। और इसमें हल्की सी हल्दी हम डालेंगे रंग चेंज करने के लिए, ताकि हमारा जो आलू का मसाला है वो सफ़ेद सफ़ेद ना रहे, थोड़ी सी हल्दी हमें डालनी है। और इस स्टेप पे अगर आप चाहो तो इसमें राई का छौंक लगा सकते हो, और अगर आपको इसे फ्राई करना है तो आप फ्राई भी कर सकते हैं इसे छौंक लगाकर, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल में ऐसा ही रखूँगी। और लास्ट में इसमें मैंने मैजिक मसाला डाला है, मैगी का जो आता है, बस वही मैंने यूज़ किया है। और उसे अच्छे से मैंने अब मिला रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ गया था, 2 बार बीच में कॉल आ गया, आपने देखा, तो 2 बार वो बीच में से चले गए। तो फिर लास्ट मैंने बोला जाने दो, आप रहने दो, मैं खुद ही इसे मिलाकर और अब कर लेती हूँ, अच्छा सा मिला लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है, और इसे अब 1-2 बार हम मुक्की मार के अच्छा सा हम इसे बांध लेंगे इस आटे को, और लास्ट में ऑयल डाल के मैं इसे फिनिश दे दूँगी। यहाँ पर मैं बस ऑयल लगाकर इसे बस मैं अब अच्छे से रख दूँगी, ताकि ऑयल लगाने का ये है कि हम जो पराठे जब बनाते रहेंगे तो आटे में पापड़ी नहीं आएगी। तो मैं हमेशा से ही ऑयल लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना नरम और कितना मतलब इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं है, और एकदम सॉफ्ट आटा हमारा लगकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर हम छोटी सी लोई लेंगे, और आप देखना मैं मसाला इसमें कितना फुल भरती हूँ, और उसके बाद भी हमारे पराठे जो है कितने अच्छे बनते हैं। बस आपको यही ख्याल करना है कि हमें चकला बेलन से इस रोटी जो हम थोड़ी सी जो बड़ी करते हैं वो चकला बेलन से नहीं करनी, वो आपको हाथ से करनी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप हाथ से करोगे ना तो आपके आलू के पराठे फटेंगे नहीं और अच्छे से फील होंगे इसके अंदर। बस इसमें सबसे ज़्यादा यही होते है कि इसको आपको अच्छे से फील करना है और ये फटे ना और फूले, बस तभी हमें आलू के पराठे बनाने में और खाने में दोनों में ही काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी चम्मच भर के मैंने कितना सारा आलू की पीठी ली है, और ये थोड़ी सी हम इसमें सूखा हाथ लगाकर और मैं इसे अच्छे से चारों तरफ से बंद कर रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको हाथ से ही बड़ा कर दूँगी, ताकि ये इवनली चारों तरफ फैल जाए, हमारा जो मसाला है वो चारों तरफ फैल जाए। तो अब इसे हाथ से ही देखिए आप इस तरह से आपको प्रेस करना है इसे, और फिर हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है। नरम आटा गूंदने का ये फ़ायदा है कि आप अगर नरम गूंदेंगे ना आटा तो ये फटेगा नहीं, जितना आटा कड़क होगा उतना फिर ये फटेगा। यहाँ पर देखिए मैं कितने धीरे धीरे से इन पराठों को बड़ा कर रही हूँ, और ये बिल्कुल भी चोट नहीं रहे। मैंने यहाँ पर प्लेथन भी एक ही बार लगाया है, जो सूखा आटा हम जिसे बोलते हैं, एक ही बार लगाया है। और कितने बड़े मैं पराठे यहाँ पर बना रही हूँ, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पराठे हमारे कितने फूलते हैं और नहीं फूलते हैं वो आप अब देखिएगा जब मैं इसको सेकूंगी। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, क्या हुआ था। तो बात ये थी कि पहले तो यहाँ पर मेरी बहन आ गई थी, तो उसका छोटा सा बेबी है, आपकी आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगी, मेरी बहन को भी और उसका बेबी भी। तो वो आ गए थे, तो घर का काम भी काफ़ी बढ़ गया था। और दूसरी बात ये थी कि मेरी दादी सास की भी तबीयत 1-2 बार बीच में ख़राब हो गई, तो उनको बीच बीच में दवाखाने हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा मुझे। कितनी बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मेरे तो 20-25 दिन से अभी तक भी गले अच्छे नहीं हुए हैं। गले में मेरे क्या तकलीफ़ हो गई है मुझे नहीं पता है। मैं इसे अच्छे सर्जन डॉक्टर को मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गले काफ़ी दुख रहे हैं। दुख इस वजह से रहे कि गले में मुझे चांदी हो रही है, अब वो क्यों हो रही है ये भी नहीं पता। तो मैं इस वजह से मतलब बहुत से कारण हैं जिससे मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर बहन थी, वो 8-10 दिन रुकना था उनको, क्योंकि मम्मी बाहर गए हुए थे, इसलिए मम्मी ने यहाँ पर छोड़ने भेजा था। तो हम लोग यहाँ पर उनको दीदी को रख रहे थे, मेरे से बड़ी है मेरी बहन, तो वो यहाँ पर रह रही थी। और फिर वो 8-10 दिन रही, उसके बाद वो चली गई। उसके बाद दिक्कत ये हुई दूसरी फिर कि मेरी जो दादी सास है वो आपको पता है मैं 2 बार उनको हॉस्पिटल बीच में लेकर गई, लेकिन उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको यहाँ पर भर्ती होना है, हॉस्पिटल में दाखिल होना है, एडमिट होना पड़ेगा आपको। लेकिन वो मेरी दादी सास है, उम्र लायक है, उनको थोड़ा ऐसा रहता है कि उनके जो पाँव हैं वो भी टूटे हुए हैं, क्योंकि मेरी जो शादी का टाइम था जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनके पाँव में जो सलिया आए हुए हैं, तो उनसे चला फिरा नहीं जाता। और टॉयलेट वो है वो इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करती है, तो उनको काफ़ी तरीके से उनकी दिक्कत हुई उनको, तो वो उस वजह से वो वहाँ पर एडमिट होना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बच्चा जो बुढ़ापा होता है वो एक बच्चे का ही रूप होता है, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे भर्ती नहीं होना है, आप इंजेक्शन है और दवाइयाँ हैं वही दे दो, मैं अपने घर जाऊँगी।
तो 2 बार तो हम उनकी बात मानकर लेकर आ गए, लेकिन जब तीसरी बार जब दवाई लेने का टाइम आया तो मेरी सास का कॉल आया कि आप यहाँ पर आओ, और इनकी दादी, हम उनको माँ बोलते हैं हमारे घर में, और मेरी सास को अम्मी बोलते हैं। तो मेरी सास ने, अम्मी ने बुलाया कि यहाँ पर आओ और आकर और माँ की दवाई लेकर आओ। तो जैसे ही मैं घर गई तो माँ की हालत मैंने देखी तो बहुत ख़राब हो रही थी, कि जैसे लंबे लंबे सांस ले रहे थे। उनको अस्थमा की दिक्कत है मेरी तरह ही, तो वो लंबे लंबे सांस ले रहे थे, कम्बल ओढ़कर एकदम सो रहे थे, और वो अपना पंप हाथ में लेकर सो रहे थे। उनको 10-15 मिनट में पंप लेना पड़ रहा था, इतनी हालत उनकी ख़राब थी। तो जैसे ही मैंने देखा तो फिर मैंने नहीं कहा, नहीं अभी ये दवाई लाने का टाइम नहीं है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का ही टाइम है। तो जैसे तैसे मना के उनको थोड़ा ज़बरदस्ती भी किया मैंने, और रिक्शा मंगा कर और तात्कालिक में मैं हॉस्पिटल लेकर चली गई उनको। तो उनको ले जाने के बाद जिस हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं उस हॉस्पिटल में लेकर गई, तो उन्होंने, डॉक्टर ने मना किया कि ये हॉस्पिटल में मेरे उतनी मशीनें नहीं है, मतलब बड़ी मशीनें, बाईपेप वगैरह यहाँ पर नहीं है, सुविधा नहीं है, आप मेरे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर इनको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो वहाँ पर जितना हो सका था 10-15 मिनट हम लोग रुके थे। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था, भाप लगा दिया था उनको थोड़ा, ताकि उनको थोड़ा राहत हो जाए। तो फिर फटाफट से उन्होंने एम्बुलेंस की, डॉक्टर ने करके दी कि आप ये एम्बुलेंस में बैठो और हमारे दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचो, मैं वहीं पर ही आता हूँ। तो हम पहुँच गए थे। एम्बुलेंस के अंदर ही मैं थी और महरीज थी। महरीज को आप जानते ही हो, ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, तो आप उसको जानते ही हो। तो वो थी और मैं थी और मेरी माँ थी, मेरी दादी सास थी। तो हम हॉस्पिटल गए, एम्बुलेंस में बैठे और फिर गए। तो फिर जो बड़ी वाली जिठानी है उनका लड़के को बुला लिया था, तो वो वहाँ पर आ गया था सहारा लगाने के लिए, क्योंकि उनको क्या उठा कर लेकर जाना पड़ रहा था बच्चे की तरह। तो यहाँ पर हम घर पे से भी पूरा उनको उठा कर लेकर गए, पूरा हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस में फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए, तो उनको तो हाथ की हाथ आईसीयू में ही ले लिया, और आईसीयू में लेके उनको डायरेक्ट ही बाईपेप लगा दिया। और बाईपेप लगाने के बाद जो उनकी हालत ख़राब हुई है ना, मैं मतलब आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मैं इतनी डर गई थी, मैं अकेली आईसीयू में, और माँ की इतनी हालत ख़राब, मैं इतना काफ़ी डर गई थी। मतलब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो माँ की इतनी हालत ख़राब हो गई थी, वो मतलब बार बार मुझसे ये कह रहे थे, इसे निकाल दो, इसे निकाल दो, इसे मत रखो, इसे निकाल दो, मैं मर जाऊँगी, इस तरीके के वो अल्फाज बोल रहे थे। और भी 3-4 सीरियस पेशेंट थे आईसीयू में। तो उनको और माँ को देखकर मैं इतनी घबरा गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़्यादा तो नहीं, 1 घंटा बाईपेप लगा था उनके चेहरे पर, और 1 घंटा बाईपेप लगने के बाद में हमने डॉक्टर को इतनी रिक्वेस्ट की कि इसे निकाल दो, ये नहीं लगा पाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है बाईपेप से। और आप बाईपेप मानते हो, इतना मतलब प्रेशर से वो ऑक्सीजन जाता है ना फेफड़ों के अंदर, कि मतलब बता नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते हम कि इतनी उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो जैसे तैसे करके वो 1 घंटा हमारा इतना भारी रहा दवाखाने में, और उनको मैं 4 दिन हॉस्पिटल में रहकर मैं भर्ती रही वहाँ पर। सही इतना मेरा मगज ख़राब था, इतना मेरा दिमाग ख़राब था वहाँ पर, कि मैं बिल्कुल भी, बोलो ना, एक सेकंड की भी मैंने क्लिप वहाँ पर नहीं बनाई, क्योंकि मेरा दिमाग ही सेंटर में नहीं था। माँ की इतनी तबीयत ख़राब थी, और आप समझ सकते हो जब इतना इंसान की तबीयत ख़राब हो तो आपको कोई चीज़ में ना तो मन लगेगा, और ना ही आप कोई किसी को कुछ बता पाओगे या बोल पाओगे या ऐसा कुछ शूट वगैरह कर पाओगे। तो बार बार में सब लोग मिलने आ रहे थे, बार बार में सबके कॉल आ रहे थे, बस उसी में ही मेरे 4 दिन इतने हैंडल हुए और उसी में ही पूरे हो गए। और फिर 4 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद फिर घर आना, फिर घर में सब पूरा घर का बखेरा समेटना, इतने कपड़े धोना। अभी रमज़ान की कुछ भी तैयारी नहीं हुई, कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, और जैसे जैसे होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग भी मेरी माँ के लिए दुआएं करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से जल्द उनको फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि उनका जो लेटरिन पेशाब तक था वो भी सब मैं उनको उनके खाट पे ही करवा रही थी, जैसे बेड पे ही करवा रही थी। तो आप सोच सकते हो हालत कितनी ख़राब होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है कि क्या क्या मेरे साथ में इन 15 दिनों में हुआ है, वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। और आप देख सकते हैं, आपने पराठे भी मेरे देखे, काफ़ी माशाल्लाह सारे की सारे फूले हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं, सारे पराठे फूल के हमारे अच्छे बने हैं। और इस वीडियो में मैं इसको यहीं पर ही एंड करूँगी। आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और मेरी दादी सास के लिए भी।
फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।